हे राम जी, अब तो बारिश कर दो, सारी फसल सूखी जा रही है। अगर इस बार भी कुछ नहीं होगा तो कैसे गुजारा चलेगा। आसमान से धूप मानो आग की तरह बरस रही थी, जिसने सरजू के पूरे खेत को झुलसा रखा था। बेचारा सरजू कभी अपने सूखे खेत को देखता तो कभी अपने बेटे भोला को, जिसे दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो सारा दिन बस अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। ए भोला, क्या कर रहा है रे? चल यहाँ आ जल्दी से। हाँ बाबा, आ गया। अब बताओ क्या करूं? क्या करेगा, मेरी मदद कर और क्या। चल तू ये फावड़ा संभाल और मैं बीज बो देता हूँ। लेकिन बाबा, इस सब का क्या फायदा? खेत में डालने को पानी तो है ही नहीं। सरजू अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। सरजू हमेशा से मेहनती रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों के सूखे ने अब उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहे हैं। लगता है अब तो जमीन बेचने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। ले देकर एक यही खेत तो था सरजू के पास, जिसे बेचने की बात उसने बड़े ही मायूस मन से कही थी। तभी उसके पालतू बैल हीरा और मोती आवाज करते हुए उसके पास आ गए। सरजू ने उन दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जानता हूँ भूखे हो तुम दोनों, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ खाली है, पूरी तरह से खाली है। ये देखो। हीरा और मोती सरजू को बहुत प्यारे थे, लेकिन सच ये था कि अब वो उनके खाने पीने का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। फिर अचानक ही सरजू के मन में एक ख्याल आया। भोला, एक काम कर, कल जाकर इन दोनों को मंडी जाकर बेचा। है? ये क्या कह रहे हो बाबा? हाँ, बेचारे कितने कमजोर हो गए हैं। मेरे पास रहेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे एक दिन। इन्हें बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और इन्हें भी मुझसे अच्छा मालिक मिल जाएगा, जो कम से कम इन्हें भरपेट खाना तो खिलाएगा। दिल पर पत्थर रखकर सरजू ने हीरा और मोती को बेचने का फैसला किया था। अगले ही दिन भोला उन दोनों को लेकर मंडी जाने लगा। भोला बहुत सीधा था, इसीलिए मंडी जाने से पहले सरजू ने उसे समझाया। देख भोला, ध्यान से सुन, 30,000 से कम में मत बेचना इन्हें, चाहे कोई कितना भी अड़े। इससे कम में सौदा मत करना, समझा? ठीक है बाबा, मैं समझ गया। भोला दोनों बैलों के साथ मंडी की तरफ चल दिया। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। भूख और प्यास से भोला और दोनों बैलों का बुरा हाल था। मंडी अभी भी काफी दूर थी। भोला ने कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठने की सोची। तभी राह चलता एक आदमी भोला के पास आया और उससे बोला, अरे बहुत गर्मी है भाई, आसमान से आग बरस रही है कसम से। हाँ भाई, सच कह रहे हो। और इतनी गर्मी में क्यों अपने जानवरों को लेकर निकल गए भाई? देखो तो जरा, जुबान बाहर निकल आई है दोनों गधों की। हैं? क्या कह रहे हो? ये गधे दिख रहे हैं क्या तुम्हें? अरे गधे हैं तो गधे दिखेंगे ना। अरे जाओ जाओ, अपनी आंखों का इलाज करवाओ जाकर। इतना कहकर भोला अपने दोनों बैलों को लेकर वहां से आगे चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने हीरा और मोती को गधा क्यों कहा। वो कुछ दूर ही चला था कि फिर से एक आदमी ने उसका रास्ता रोका और उससे बोला, ए भाई, थोड़ा पानी है क्या? बहुत प्यास लगी है। नहीं, पानी तो नहीं है मेरे पास। ओहो, चलो कोई बात नहीं। वैसे मंडी जा रहे हो क्या? हाँ, जा तो वहीं रहा हूँ। मैं मंडी से वापस आ रहा हूँ। वहां तो कोई रौनक ही नहीं, ना तो खरीदने वाले हैं और ना ही बेचने वाले। वैसे तुम्हें क्या खरीदना है मंडी से? खरीदना नहीं, बेचना है इन्हें। अच्छा, लेकिन इन गधों को बेचने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? गांव में ही किसी को बेच देते। ये दूसरी बार था जब किसी ने हीरा और मोती को गधा बताया था। भोला सोच में पड़ गया। अरे ये भी इन्हें गधा ही कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में गधे ही हैं? लगता है बाबा से बड़ी गलती हो गई। वो बैल समझकर गधों को पाल रहे थे इतने दिनों से। लेकिन अब मैं क्या करूं, इन्हें कैसे बेचूं? मंडी भी अभी बहुत दूर है और ऊपर से ये बता रहा है कि मंडी में ज्यादा लोग भी। क्या हो गया भाई, कहाँ खो गए? कहीं नहीं,
वैसे आप जानते हैं किसी को जो इन्हें खरीद सकता है? अब हाँ हाँ, इन्हें तो मैं ही खरीद लूंगा। देखो, मैं एक धोबी हूँ, मैं गधे नहीं पालूंगा तो और कौन पालेगा। अब 5,000 में ले लूंगा दोनों को। बोलो, बेचोगे क्या? क्या 5,000? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है, मुझे नहीं बेचना। इतना कहकर भोला आगे बढ़ने लगता है। तभी वो आदमी उसे आवाज देकर रोकता है। अच्छा रुको तो सही, इतनी धूप में कहाँ परेशान होगे। चलो 6,000 लो और सौदा पक्का करो, इससे ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा मैं इन गधों के। भोला सोच में पड़ जाता है। वो सचमुच हीरा और मोती को गधा ही समझ रहा था। क्या करूं, 6,000 में दे दूं क्या इसे? दे ही देता हूं, अगर मंडी में जाकर इनकी ये कीमत भी नहीं मिली तो क्या करूंगा। ये सोचकर भोला अपने दोनों बैल उस आदमी को 6,000 रुपए में बेच देता है और खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ मुड़ जाता है। तभी उसे सड़क से थोड़ा दूर एक ढाबा दिखाई देता है। भोला को भूख भी लग रही थी और प्यास भी, और अब तो उसके पास पैसे भी थे। क्या करूं, कुछ खा लूं क्या? लेकिन बाबा, अरे तो क्या हुआ, इतनी दूर चलकर मैंने उनके गधे बेच दिए, ये कम है क्या? भोला ढाबे की तरफ चल देता है और वहां पहुंचकर ढाबे के मालिक से कहता है, हाँ भाई, पहले तो एक ठंडी लस्सी पिलाओ और फिर एक थाली लगवा दो जल्दी से। हाँ, अभी लो। ढाबे का मालिक भोला को लस्सी का गिलास पकड़ा देता है। ढाबे वाले को उसके पैसे देने के बाद भोला बचे हुए पैसे अपनी जेब में रखने लगता है। ये देखकर ढाबे का मालिक उससे कहता है, तो सौदा हो गया तुम्हारा? कितने में बेचे अपने बैल तुमने? क्या कहा? मैंने किन्हें बेचा? अरे अपने बैल बेचकर आए हो ना अभी, मैंने देखा यहाँ से। ढाबे के मालिक की बात सुनकर भोला अपना सिर पकड़ लेता है। उसे समझ आ गया था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने सारा किस्सा उस ढाबे वाले को सुना दिया। ढाबे का मालिक रतन एक भला आदमी था। उसने भोला की मदद करने का फैसला किया और उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिस पर अमल करते हुए भोला वापस उस आदमी के पास गया जिसे उसने अपने बैल बेचे थे। उस आदमी का नाम चंदन था। वो ढाबे से ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था और खास बात ये कि जो आदमी पहले भोला को मिला था वो भी वहीं पर था। असल में वो दोनों भाई थे और उन दोनों ने मिलकर भोला को बेवकूफ बनाया था। लेकिन अचानक भोला को सामने देखकर वो दोनों घबरा गए। अरे तुम, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भैया, लस्सी पीने का मन है मेरा, तो सोचा कि आपको भी बुला लो। आपको भी तो प्यास लगी थी ना? अच्छा, नहीं नहीं, रहने दो भाई, ये मेरा भाई है, ये मिल गया है, तो अब घर ही जाएंगे हम दोनों। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? वैसे इनसे तो मैं मिल चुका हूँ पहले। आप दोनों नहीं जानते कि कितनी बड़ी गलतफहमी दूर कर दी आप दोनों ने मेरी। और तो और मंडी तक भी नहीं जाना पड़ा मुझे। आप दोनों के लिए एक एक लस्सी तो बनती है मेरी तरफ से। लस्सी पीने के लालच में वो दोनों भोला के साथ ढाबे पर पहुंच जाते हैं। फिर तीनों खूब मजे से लस्सी पीते हैं। उसके बाद, हाँ भाई रतन, कितने पैसे हो गए सबके? 1,000 रुपए हो गए। अच्छा, तो ये लो। भोला रतन को पैसे देने के बजाय एक मोटा सा डंडा निकालता है और उसे जमीन पर 2 बार जोर से मारता है। फिर ढाबे के मालिक से पूछता है, हाँ भाई, मिल गए पैसे? हाँ हाँ, मिल गए। अरे आपने तो 50 रुपए ज्यादा ही दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। खुश रहो। चलो ठीक है, चलते हैं फिर, हैं? अरे भोला, ये क्या था भाई? तुमने उसे पैसे कब दिए? मैंने नहीं, मेरे इस जादुई डंडे ने दिए। हैं? ये डंडा जादुई है? लेकिन कैसे? ये डंडा मुझे एक महान जादूगर ने दिया था। तुम्हें पता है, इसी के जादू से मैं अपने गधों को इतने सालों से बैल बनाकर घुमा रहा था। सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम दोनों ने पकड़ लिया यार। भोला, अगर ये डंडा तुमसे खरीदना हो तो कितने का दोगे? क्या बात करते हो, इसे तो मैं कभी नहीं बेचूंगा। अब तुम जितने पैसे कहोगे हम तुम्हें देंगे। तुम अपने बैल वापस ले लो, हमारे पैसे भी रख लो, और ये लो, ये हमारे पास जितने पैसे हैं ये सब भी ले लो। बस इतना ही? तो ऐसा करो, हम तुम्हें अपनी सोने की अंगूठियां भी देते हैं। चंदन और मंगल अपना सारा पैसा, दोनों बैल और सारा सोना भी भोला को दे देते हैं और बदले में उसका डंडा उससे ले लेते हैं।
वो दोनों खुशी खुशी उस डंडे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भोला ढाबे के मालिक को उसके बिल का सारा पैसा देकर उसे शुक्रिया कहता है और हीरा और मोती को लेकर खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चल देता है। भोला और उसके पिता की सारी मुश्किल अब दूर होने वाली थी। दूसरी तरफ चंदन और मंगल को उनके किए की सजा भी मिल गई थी, उस साधारण लेकिन इतने महंगे डंडे के रूप में।